हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विश्लेषण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए 127th अमेंडमेंट के बारे में। ये क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि इस बिल पर सभी अपोजिशन पार्टी ने सपोर्ट क्यों किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 10 अगस्त 2021 को 127वां संशोधन किया गया न्यू ओबीसी रिजर्वेशन बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से पास हुआ और इसमें सभी पार्टीज़ ने, रूलर पार्टी और सभी अपोजिशन पार्टी ने इस बिल पर सपोर्ट किया और इसके अगेंस्ट में कोई भी एक भी वोट नहीं आया और ये 2/3 बहुमत से ये बिल पास हुआ। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओबीसी को मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन देने की व्यवस्था की थी, लेकिन अब यही गवर्नमेंट ने एक न्यू ओबीसी रिजर्वेशन बिल लेकर आई जिसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 127th अमेंडमेंट करना पड़ा, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के क्लॉज ए सब क्लॉज 1 और 2 में अमेंडमेंट किया गया और दूसरा आर्टिकल 366 क्लॉज 26 सब क्लॉज सी में अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद आर्टिकल 342 के क्लॉज ए सब क्लॉज 1 और 2 में नया सब क्लॉज 3 ऐड किया गया, जो कि ये स्टेट्स गवर्नमेंट को ये राइट देता है, स्पेशल राइट देता है कि वह खुद अब अपनी ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सके। ये अमेंडमेंट खास करके 2018 में किए गए 102nd अमेंडमेंट एक्ट को बिल्कुल पूरी तरह से बदल देगा, जिसने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था और वहीं इंडियन प्रेसिडेंट को सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की लिस्ट नोटिफाई करने की पावर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस बिल का लाने का सीधा फायदा उन 671 कास्ट को फ़ायदा होगा जिनको ये लगता था कि उनकी डेटा और इन्फॉर्मेशन जो स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की गई है वो कहीं रद्द न हो जाए। अब दोस्तों ये बात करते हैं न्यू ओबीसी अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ मामला क्या है। 2018 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 102nd अमेंडमेंट किया गया जिसमें 3 आर्टिकल में अमेंडमेंट किए गए। पहला आर्टिकल 338B जिसके अकॉर्डिंग नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड को स्टेबल किया गया। दूसरा आर्टिकल 342 क्लॉज ए जो कि अदर बैकवर्ड क्लास की सेंट्रल लिस्ट से रिलेटेड था और तीसरा और आखिरी आर्टिकल 366 क्लॉज 26 सब क्लॉज सी जिसके अकॉर्डिंग जो सोशली इकोनॉमिकली रूप से बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करता है। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि 127th अमेंडमेंट की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। 2018 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 102nd अमेंडमेंट किया गया जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट था कि वो अपनी ओबीसी की लिस्ट तैयार करे, स्टेट्स गवर्नमेंट को इससे पहले ये राइट नहीं था। इसको समझने के लिए हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा कम्युनिटी को मोर देन 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देने का फैसला लिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ये इस डिसीजन को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ओबीसी को रिजर्वेशन देने का सिर्फ राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, स्टेट्स गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है। दोस्तों इस बिल के लाने का मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि 2022 के स्टार्ट्स में ही गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब और यूपी में होने वाले असेंबली इलेक्शन है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने ओबीसी के कैंडिडेट को निराश देखना नहीं चाहती है। अब दोस्तों ये बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। दोस्तों इससे डेमोक्रेसी और भी स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें डिसीजन लेने के पावर को डिसेंट्रलाइज्ड किया गया है, यानी सेंटर के पावर को कम किया गया है। स्टेट्स को भी अब राइट दिया गया है कि वो खुद अब ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सके। इस अमेंडमेंट का टारगेट ये क्लियर दिखाई देता है जिसके अकॉर्डिंग स्टेट्स गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज भी ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकता है। और दोस्तों इसका इम्पैक्ट ये भी होगा कि स्टेट्स गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपेयर में लोगों के करीब ज़्यादा होती है और उनके पास जो ओबीसी के कैटेगरीज में आना चाहते जो कम्युनिटी, उनकी डेटा और इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपेयर में स्टेट्स गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होता है। इसका एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को ये मिल सकता है कि जो लो पॉपुलेशन वाले कास्ट और कम्युनिटी के लोग हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली रूप से बैकवर्ड क्लास में आते हैं वो ओबीसी के लिस्ट में शामिल होने से इसका बेनिफिट पा सकेंगे जो उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। अब दोस्तों ये बात करते हैं न्यू ओबीसी अमेंडमेंट पर 50% रिजर्वेशन का मामला क्या है।
दोस्तों इस बिल के पास होने के बाद सभी अपोजिशन पार्टी ये मांग करने लगी जो 50% रिजर्वेशन का लिमिटेशन रखा गया उसे ख़त्म कर दिया जाए, यानी स्टेट्स गवर्नमेंट को ये राइट दिया जाए कि जो स्टेट्स गवर्नमेंट जिस कम्युनिटी को जितना रिजर्वेशन देना चाहे यानी 50% से ज़्यादा वो उसे दे सके, यानी 50% के दायरे को ख़त्म किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कोई भी स्टेट्स जिस कम्युनिटी और कास्ट को रिजर्वेशन देगी उसका दायरा होगा 50%, यानी 50% के अंदर ही आप उसको रिजर्वेशन दे सकते हैं, यानी रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% ही होगा। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में किस कम्युनिटी को कितना % रिजर्वेशन दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट यानी SC को 15% रिजर्वेशन और शेड्यूल ट्राइब्स ST को 7.5% रिजर्वेशन और OBC को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। और इसके अलावा जहां ओपन रिक्रूटमेंट होती है, जहां कोई कंपटीशन नहीं होता है, वहां SC को 16.66% और ST को 7.5%, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, और OBC को 26.84% रिजर्वेशन दिया जाता है जहां ओपन रिक्रूटमेंट होती है, फ्री भर्ती होती है बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। लेकिन अब ये स्टेट्स गवर्नमेंट के पास राइट होगा कि स्टेट्स गवर्नमेंट SC ST OBC को अब कितना % रिजर्वेशन देती है 50% के दायरे में रहकर। अब दोस्तों इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग स्टेट्स गवर्नमेंट के पास ये राइट होगा कि वो जिस कम्युनिटी को चाहे OBC की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि कई कम्युनिटी की लगातार ये मांगे रही है कि उन्हें OBC की कैटेगरी में शामिल किया जाए। उनका एक ही ये रीज़न रहा है कि उन्हें OBC कैटेगरी में शामिल होकर जो इसके तहत जो मिलने वाले रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा उठा करके नौकरियां पाया जा सके। जैसे हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा और गुजरात में पटेल और कर्नाटका के लिंगायत कम्युनिटी की ये मांगे रही है कि उन्हें OBC की लिस्ट में शामिल किया जाए। कई बार इसकी वजह से वायलेंस भी देखने को मिला है। इसके अलावा कई स्टेट्स में कई कम्युनिटीज़ को OBC के लिस्ट में शामिल होने के जायज़ मांगों पर भी सवाल होते रहे हैं। जैसे देश में जाट कम्युनिटी को रिच एंड इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी माना जाता है, यानी कुशल और प्रभावी समुदाय में गिना जाता है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इन्हें OBC की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है, और ऐसा ही तर्क दिया जाता है गुजरात के पटेल और महाराष्ट्र के मराठा कम्युनिटी के लोगों पर। यही नहीं, अभी और सुनिए, 2015 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 ऐसे स्टेट थे जहां जाट कम्युनिटी को OBC की कैटेगरी में शामिल करने का फैसला लिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस डिसीजन को ये कहते हुए रद्द कर दिया था कि आप किसी भी कम्युनिटी को कास्ट एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिस के बेस पे आप उसे OBC के लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते, यानी पास्ट में किए गए उसके कास्ट के साथ भेदभाव और ऐतिहासिक अन्याय के आधार पर आप उसे OBC की लिस्ट में शामिल नहीं कर सकते। दोस्तों इसका इम्पैक्ट ये भी देखने को मिल रहा है कि कई स्टेट्स में ये मांगे उठने लगी है कि देश में अब कास्ट सेंसस कराया जाए। देश के आज़ादी से लेकर के अब तक OBC का कोई ऑफिशियल डेटा और इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब दोस्तों ये बात करते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया रूलर पार्टीज़ के द्वारा, तब सभी अपोजिशन पार्टीज़ ने इस बिल पर सपोर्ट क्यों कर दिया, यानी कोई भी अपोजिशन पार्टी इसके अगेंस्ट में क्यों नहीं गई। एक ज़माने में कांग्रेस के जीत का 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करते थे, पहला दलित, दूसरा मुसलमान, तीसरा ब्राह्मण। इन तीनों कम्युनिटीज़ को कांग्रेस का बैकबोन माना जाता था। जब तक ये तीनों कम्युनिटीज़ के लोग कांग्रेस के साथ रही तब तक कांग्रेस जीतती रही, लेकिन जैसे ही इन तीनों कम्युनिटीज़ के लोग ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तब कांग्रेस हारने लगी। कांग्रेस पर कई किताबें लिख चुके रशीद किरदवई का मानना ये है कि कांग्रेस ने कभी भी बैकवर्ड क्लास की पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन इस बार OBC बिल को सपोर्ट करना कांग्रेस की मजबूरी बन गई है, क्योंकि अगर कांग्रेस इस बिल को सपोर्ट नहीं करेगी तो सारा का सारा OBC वोट बैंक बीजेपी के तरफ चला जाएगा। इनका मानना यह भी है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करती, इसके बावजूद भी बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को साथ लाने के लिए ट्रिपल तलाक जैसे कानून लेकर आई और हज जैसी फैसिलिटीज़ के लिए कई सारे अनाउंसमेंट की। यानी कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को ये लगता है कि जो कम्युनिटीज़ हमारे साथ नहीं है फिर भी उनसे जोड़ने का काम किया है, और ये काम सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है। प्रेजेंट टाइम में भले ही कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 10% हो, लेकिन इस वोट शेयर को बढ़ाने की उम्मीद कांग्रेस को OBC पर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। वैसे तो OBC की कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि OBC देश में कितने % हैं, लेकिन एक एस्टिमेट्स के अनुसार देश में OBC लगभग 45% से लेकर 48% तक हैं, और ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे अपना वोट बैंक बनाना ही चाहेगी।
कुछ पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल को ये लगता है कि जो प्रेजेंट टाइम में देश में हो रहा है वो मंडल कमीशन पार्ट 2 है। मंडल कमीशन यानी 1979 जब जनता पार्टी की सरकार थी तब उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। तब उन्होंने एक कमीशन का गठन किया था जिसके अनुसार जो सोशली और इकोनॉमिकली रूप से बैकवर्ड क्लास में आते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर में जॉब और एजुकेशन सेक्टर में 27% रिजर्वेशन देने तक का प्रावधान था। और इसका विरोध बहुत ही जबरदस्त हुआ था, जिसको देखते हुए इसे इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इसका विरोध इस कदर हुआ था कि इसके विरोध में लगभग 200 स्टूडेंट्स ने सेल्फ इमुलेट कर लिया था, यानी खुद को आग लगा लिया था, आत्मदाह कर लिया था, जिसमें से 60 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी डेथ हो गई थी, यानी 60 स्टूडेंट्स ने दम तोड़ दिया था। इस कदर से इसका विरोध देखने को मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी जब जनता दल की सरकार आई तब के प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह ने, उन्होंने इसको 1992 में इम्प्लीमेंट किया सेंट्रल गवर्नमेंट से के तहत मिलने वाले जॉब और प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाले जॉब पर, और 2006 में एजुकेशन सेक्टर में भी इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इस कमीशन के विरोध का सबसे मुख्य चेहरा रहे थे राजीव गोस्वामी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के देशबंधु कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने खुद को सेल्फ इमुलेट कर लिया था, खुद को जिंदा जला लिया था। और इस समय लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज बैकवर्ड क्लास की पॉलिटिक्स करती दिख रही है। लगभग 50% पॉपुलेशन वाले वोट बैंक को कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नज़रअंदाज करने का रिस्क नहीं लेना चाहती है। एक डेटा के अनुसार 2009 से पहले तक बीजेपी को वोट परसेंटेज ओबीसी का मिला करता था 20 से लेकर के 22% तक ही, लेकिन यही 2014 में बढ़कर के ओबीसी का वोट हो गया 33.34% और यही ओबीसी वोट परसेंटेज बढ़ के 2019 में हो गया 44%। और यही कारण है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बिल के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहती है। लेकिन जब हम 90s की हिस्ट्रीज को देखते हैं, यानी 90 के दशक का इतिहास देखते हैं, तब हमें पता ये चलता है कि जब मंडल कमीशन की पहली रिपोर्ट आई थी तब बीजेपी ने रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जाने का फैसला किया था, इसका विरोध किया था। बीजेपी का स्टैंड यह था कि देश में कास्ट बेसिस रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए बल्कि इकोनॉमी बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। वहीं बीजेपी के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली यूनियन यानी आरएसएस ने 2015 के बिहार विधानसभा इलेक्शन से पहले ये कहा था कि रिजर्वेशन पर रिकर्सन किया जाना चाहिए, इस पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए, इसे हटाए जाने का कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। लेकिन यही आरएसएस अब रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हुई दिख रही है और ये कह रही है कि रिजर्वेशन देश के लिए एक ज़रूरत है। मतलब ये निकाला जा रहा है कि आरएसएस के स्टैंड में आया बदलाव कोई आइडियोलॉजिकल बदलाव नहीं है, बल्कि 2022 के स्टार्ट्स में होने वाले असेंबली इलेक्शन है कई स्टेट्स में। अकेले यूपी में ओबीसी 45% है, जिसमें से 10% यादव है और ये यादव ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी को वोट किया है। और इसके अलावा जो बाकी के 35% ओबीसी है उस पर बीजेपी ये चाहती है कि उन्हें अपनी तरफ खींचा जाए, इसे अपना वोट बैंक बनाया जाए। और ये इस तरह का प्रोबेबिलिटी फैक्ट में तब बदल जाता है जब हाल ही में चुने गए 28 कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।